नमस्कार। आज के इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने आज कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। 3 अलग-अलग लेकिन अहम मुद्दे हैं जिन पे हम गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पहला है दिल्ली हाई कोर्ट का कॉलेज अटेंडेंस नियमों पर एक बड़ा फैसला और इसके पीछे एक दुखद कहानी भी है। हम्म। दूसरा हम देखेंगे भारत और भूटान के रिश्तों को, खासकर भूटान के जो पूर्व राजा हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। जी। और तीसरा एक बड़ा वैश्विक मुद्दा, ब्राजील में जो COP30 होने वाला है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, उसमें दक्षिण एशिया की क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं। हाँ, ये तीनों ही विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें, समझें कि ये क्यों जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो सच में काफी झकझोरने वाली है। सुशांत रोहिला एक 21 साल का लॉ स्टूडेंट था। सपने थे, सब कुछ था। लेकिन हुआ ये कि 70% अटेंडेंस से थोड़ी सी कम रह गई उसकी और उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। ओह। और 2016 में, बहुत दुखद है ये, उसने आत्महत्या कर ली। तो स्रोत यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक छात्र की बात नहीं थी, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की विफलता थी। बिल्कुल सही कहा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी शायद यही महसूस किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक केस मानकर बंद नहीं किया, बल्कि इसको एक जनहित याचिका मतलब PIL में बदल दिया। अच्छा। क्योंकि मुद्दा सिर्फ वो 70% वाला नियम नहीं था। मुद्दा था कि उस नियम को लागू कैसे किया जा रहा था, मतलब बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से। हाँ। जैसे स्रोत बताते हैं, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही थी, कोई वार्निंग नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, छात्र की क्या परेशानी है, कोई मेडिकल दिक्कत है, मेंटल हेल्थ इशू है, कुछ नहीं सुनना, बस नियम है तो परीक्षा से बाहर। हाँ। ये बहुत ही क्या कहते हैं, अमानवीय सा हो गया था। हाँ जी, समझना जरूरी है कि कोर्ट ने इस पर क्या रुख अपना रहा। उन्होंने संविधान के 2 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का जिक्र किया। जी। पहला, आर्टिकल 14, कानून के सामने सब बराबर। लेकिन इसमें एक और गहरी बात है ना, वो ईपी रोयप्पा केस वाली व्याख्या। हाँ, नॉन आर्बिट्रैरीनेस। मतलब मनमानापन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कि कोई भी फैसला अतार्किक या मनमाना ना हो। अब अगर आप किसी छात्र को बिना सुने, बिना मौका दिए अचानक उसका पूरा साल खराब कर देते हैं, तो ये तो मनमानापन ही हुआ ना। सही बात है। तो कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। और दूसरा आर्टिकल? दूसरा था आर्टिकल 21, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। हाँ, और इसमें वो मेनका गांधी केस 1978 बहुत अहम है। कोर्ट ने कहा था कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना है। और इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। बिल्कुल, मानसिक कल्याण इसी का हिस्सा है। अब अगर सिस्टम इतना दबाव डाले कि छात्र बिल्कुल बेबस महसूस करे, अपनी बात कह ही ना पाए, तो ये उसकी गरिमा पर हमला है। सही है। तो कोर्ट ने माना कि ये आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है। छात्र कल्याण, मेंटल हेल्थ, ये सब आर्टिकल 21 के वादे का हिस्सा है। अच्छा, तो कोर्ट ने नियम लागू करने के तरीके को गलत माना, पर क्या वो 70% वाला नियम ही खत्म कर दिया? बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नियम 12 है ना, लॉ स्टूडेंट्स के लिए 70% अटेंडेंस वाला, हाँ, जिसमें खास हालात में 65% तक छूट है। हाँ, उस नियम को कोर्ट ने रद्द नहीं किया। नियम अभी भी लागू है। ओके। लेकिन कोर्ट ने 2 बहुत अहम टिप्पणियां की इस पर। पहली कि ये 70% का आंकड़ा थोड़ा सख्त है, और दूसरी, जो शायद और भी महत्वपूर्ण है, कि ये नियम जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की जो भावना है उसके साथ मेल नहीं खाता। क्योंकि NEP तो लचीलेपन की बात करती है, छात्र केंद्रित होने की बात करती है। बिल्कुल, जबकि ये नियम काफी कठोर है, सबके लिए एक जैसा। और कोर्ट ने वो आनुपातिकता के सिद्धांत का भी जिक्र किया था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ बिल्कुल, कि सजा उतनी ही हो जितना बड़ा अपराध है। कोर्ट ने पूछा कि भाई अगर 1% या 2% अटेंडेंस कम है, तो क्या उसके लिए पूरा साल बर्बाद कर देना सही अनुपात में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने भी यही कहा, नहीं, ये जरूरत से ज्यादा कठोर सजा है। और इसी वजह से कोर्ट ने कुछ नई SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी की हैं। अच्छा, ये SOPs क्या हैं? क्या इनसे कुछ फर्क पड़ेगा जमीन पर? उम्मीद तो यही है। इनमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, पारदर्शिता। छात्रों को रेगुलर अपडेट्स मिलने चाहिए अटेंडेंस के, डैशबोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर, पता तो चले कि वो कहाँ है। सही बात है, छुपा हुआ न रहे कुछ। दूसरा, जल्दी चेतावनी। जैसे ही लगे कि अटेंडेंस कम हो रही है, तुरंत छात्र को उसके पेरेंट्स को बताओ, प्रॉब्लम बढ़ने से पहले। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल आखिर में बताया। तीसरा, सिर्फ बताना नहीं, बात करना।
परामर्श और सहायता, समझो कि क्यों कम है अटेंडेंस, मेडिकल है, मेंटल हेल्थ है, परिवार में दिक्कत है, और हो सके तो मदद भी करूं। चौथा, कमी पूरी करने का मौका दो। एक्स्ट्रा क्लास, असाइनमेंट, कुछ तो तरीका निकालो। गरीब बच्चों की खास मदद करो। ठीक है। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, प्राकृतिक न्याय। मतलब किसी को भी एग्जाम से रोकने जैसा बड़ा फैसला लेने से पहले एक फाइनल नोटिस दो और उसे अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दो। तो ये तो एक तरह से रवैये में बदलाव की बात है। यूनिवर्सिटीज पुलिस न बने, गाइड बने। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि एक कल्चरल शिफ्ट आए, अच्छी शिकायत निवारण समितियां बने जिनमें छात्र भी हों। और शायद ये भी सोचने का टाइम है कि क्या सिर्फ क्लास में बैठना ही अटेंडेंस है। स्रोत में एक टीचर का जिक्र था, शेर सिंह सर का। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते थे कि अगर बच्चा दिमागी तौर पर क्लास में नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो उसका शरीर वहां होने का क्या फायदा। असली बात तो बच्चे को इन्वॉल्व करना है। सही बात है। तो ये एसओपीज और कोर्ट का फैसला शायद उसी दिशा में एक कदम है। और हाँ, इससे बीसीआई पर भी प्रेशर बनेगा कि वो अपने नियम 12 को एनईपी के हिसाब से बदलें। बिल्कुल, ये फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि शिक्षा के मानवीय पहलू को दोबारा सामने लाता है। चलिए अब इस मानवीय पहलू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दो देशों के रिश्तों की बात करते हैं जहां आपसी समझ और सम्मान बहुत पुराना है। भारत और भूटान। जी, ये टॉपिक फिर से चर्चा में है क्योंकि भूटान के जो चौथे राजा थे, जिग्मे सिंगे वांगचुक, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से K4 कहते हैं, उनका 70वां जन्मदिन है और भारत के प्रधानमंत्री वहां मुख्य अतिथि बनकर जा रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा सम्मान है भूटान के लिए भी और रिश्ते के लिए भी। हाँ, और ये साफ कर दें कि K4 अब राजा नहीं है। अभी जो राजा हैं वो उनके बेटे हैं, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यानी K5। बिल्कुल, लेकिन भूटान में K4 का सम्मान बहुत ज्यादा है। स्रोत बताते हैं कि लोग उन्हें बोधिसत्व राजा तक कहते हैं। बोधिसत्व राजा? हाँ, ये बहुत बड़ी उपाधि है और इसके कारण भी हैं। सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में 1972 में राजा बने और 2006 तक राज किया। भूटान को आधुनिक बनाया पर अपनी संस्कृति को बचाते हुए। और वो GNH वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जब दुनिया जीडीपी के पीछे भाग रही थी, उन्होंने कहा हमारे लिए राष्ट्रीय खुशी ज्यादा जरूरी है। इसके 4 स्तंभ भी बताए: सुशासन, सतत विकास, संस्कृति का संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण। बहुत अलग सोच थी। और फिर 2006 में जब वो अपने शिखर पर थे, खुद ही गद्दी छोड़ दी अपने बेटे के लिए और देश को लोकतंत्र की तरफ ले गए। 2008 में पहले चुनाव हुए वहां। ये त्याग बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, इसके गहरे मायने हैं। ये सिर्फ जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं है, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रतीक है। याद है ना, 2014 में पीएम बनने के बाद मोदी जी की पहली विदेश यात्रा भूटान ही थी। हाँ बिल्कुल। ये लोगों के बीच जो जुड़ाव है उसे भी दिखाता है और इस रिश्ते की नींव को इतना मजबूत बनाने में K4 का रोल बहुत बड़ा रहा है। ऐसा क्या किया था K4 ने? उनकी क्या खासियत थी? उनकी दूरदर्शिता कमाल की थी। वो बहुत जल्दी समझ गए थे कि भूटान जैसे छोटे देश को खतरा अगर है तो वो दक्षिण में भारत से नहीं, उत्तर में चीन से है। तिब्बत वाली घटना के बाद शायद? हाँ, 1950s में चीन का तिब्बत पर कब्जा एक बड़ी चेतावनी थी। K4 ने समझ लिया कि भूटान की सुरक्षा भारत से जुड़कर ही हो सकती है। इसीलिए उन्होंने भारत के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO को भूटान में सड़कें बनाने के लिए बुलाया। अच्छा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ी और साथ ही भूटानी इंजीनियर्स की क्षमता भी बढ़ी। आज वो खुद ये काम कर रहे हैं। ये दूर की सोच थी। और आर्थिक रिश्ते में वो हाइड्रो पावर वाला एंगल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण शायद वही है, हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी। भूटान की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़, नदियां, वो बिजली बनाने के लिए परफेक्ट है। हाँ। K4 का विजन था कि भारत की मदद से, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से बिजली बनाओ, खुद इस्तेमाल करो और जो फालतू है वो भारत को बेचो। इससे दोनों का फायदा? बिल्कुल। भूटान को रेवेन्यू, भारत को क्लीन एनर्जी। ये मॉडल बहुत सफल रहा है। भूटान की इकोनॉमी का बड़ा आधार है ये। और अभी मोदी जी और K5 मिलकर पुनः सांगचू 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 1020 मेगावाट का है शायद वो? हाँ, 1020 मेगावाट। इसी सहयोग का प्रतीक है ये। इस हाइड्रो मॉडल में भी कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, ये भी दिलचस्प है। पहले ये ज्यादातर सरकार से सरकार, मतलब G2G था। भारत सरकार पैसा लगाती, प्रोजेक्ट बनाती, भूटान लोन चुकाता। पर अब ये B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और C2C, कंपनी टू कंपनी की तरफ भी बढ़ रहा है।
भारत की प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा पावर, अडानी पावर अब भूटानी कंपनियों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। ये बढ़ते हुए भरोसे को दिखाता है। भरोसे की बात आई तो सुरक्षा का पहलू भी है, जो क्लैम जैसी घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल, सुरक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। कहते हैं कि आज भी राजा K5 सुरक्षा और विदेश नीति पर अपने पिता K4 से सलाह लेते हैं। K4 को भारत और चीन दोनों की समझ बहुत गहरी है। डोकलाम ने तो भारत खड़ा रहा भूटान के साथ। हाँ, 2017 में जब चीन वहां सड़क बना रहा था तो भारत ने अपनी संधि के तहत भूटान की संप्रभुता की रक्षा के लिए दखल दिया था। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी घटना हुई थी, ऑपरेशन ऑल क्लियर। वो क्या था? हाँ, ऑपरेशन ऑल क्लियर 2003 का। ये भारत भूटान सुरक्षा सहयोग का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय नॉर्थ ईस्ट के कुछ उग्रवादी ग्रुप्स उल्फा, NDFB जैसे, हाँ, सुना है, वो दक्षिणी भूटान के जंगलों को अपने बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वहां छिपते थे, ट्रेनिंग करते थे, फिर भारत में हमले करते थे। अच्छा। भारत ने भूटान से मदद मांगी। K4 में पहले तो शांति से उन्हें जाने को कहा। जब वो नहीं माने तो दिसंबर 2003 में रॉयल भूटानी आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया। और K4 ने खुद लीड किया था शायद। हाँ, यही तो खास बात है। उन्होंने खुद आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर फ्रंट से लीड किया और भूटानी सेना ने उन कैंप्स को तबाह कर दिया, उग्रवादियों को खदेड़ दिया। इससे तो नॉर्थ ईस्ट में काफी फर्क पड़ा होगा। बहुत बड़ा फर्क पड़ा। उग्रवाद की कमर टूट गई थी काफी हद तक। भारत इसके लिए K4 का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की ये यात्रा सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी गहरी और भरोसे वाली दोस्ती का जश्न है। बिल्कुल सही। चलिए अब दोस्ती और सहयोग से आगे बढ़ते हैं एक ऐसी वैश्विक चुनौती की तरफ जहां सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, पर शायद वहीं सबसे कम है, जलवायु परिवर्तन। और अगले साल ब्राजील में होने वाली COP30। पहले ये बता दें, कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। हाँ, ये UN की सालाना क्लाइमेट मीटिंग है। एक तरह से दुनिया की जलवायु संसद। और पेरिस समझौता COP21 में हुआ था 2015 में। लक्ष्य था कि दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। हाँ, लक्ष्य बहुत बड़ा और जरूरी था, पर दिक्कत यह है कि 10 साल होने वाले हैं पेरिस समझौते को और संकट कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। माहौल भी ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। मल्टीलैटरलिज्म मतलब मिलकर काम करने की भावना, वो कमजोर हो रही है। देश वादे करके पीछे हट रहे हैं, ट्रेड वॉर्स चल रही हैं और सबसे बड़ा झटका तो अमेरिका का फिर से पेरिस समझौते से बाहर निकलना है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। स्रोत में इसे ऐसे कहा गया है जैसे टीम का कप्तान मैच के बीच में ही मैदान छोड़ दे। जाहिर है इससे पूरी टीम का मोराल डाउन होता है। ये तो चिंता की बात है, लेकिन क्या एक देश के हटने से सब रुक जाता है? स्रोत के लेखक हैं अरुणभा घोष, CAW के CEO, और वो COP30 के लिए साउथ एशिया के स्पेशल एनवॉय भी हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं, अगर अमेरिका लीड नहीं करेगा तो किसी और को करना होगा। और उनका मानना है कि दक्षिण एशिया में ये एक क्षमता भी है और जिम्मेदारी भी। दक्षिण एशिया क्यों? देखिए, यहाँ दुनिया की करीब 1/4 आबादी रहती है, 2 अरब लोग, और ये पूरा रीजन क्लाइमेट चेंज के असर से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वल्नरेबल है। हाँ, असर तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल, हमारे लिए ये कोई किताबी बात नहीं है, ये रोजमर्रा की हकीकत है। पाकिस्तान में बाढ़, असम में बाढ़, उत्तराखंड, नेपाल में लैंडस्लाइड, भारत पाकिस्तान में हीट वेव 50 डिग्री के पार, पानी की कमी, फसलें खराब होना, ग्लेशियर पे घल रहे हैं, ये सब हो रहा है। और अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में जो प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन हुए, वो इसी जागरूकता का संकेत हैं। जिसे कुछ मुख्य मांगे रखी हैं। पहली और सबसे जरूरी, अब वादे नहीं, एक्शन चाहिए। प्लेजेस नहीं, एक्शन। हाँ, वादे तो बहुत हो गए। बहुत ज्यादा। CAW की ही एक स्टडी बताती है कि 2015 के बाद से करीब 203 क्लाइमेट इनिशिएटिव्स शुरू हुए, पर उनमें से सिर्फ 5% ही अपने टारगेट तक पहुंच पाए हैं। सिर्फ 5%? हाँ, ये बहुत निराशाजनक है। तो समाधान क्या है? सिर्फ मांग करने से तो एक्शन होगा नहीं। समाधान है एकजुटता। दक्षिण एशिया के देशों को एक आवाज में बोलना होगा, G20, बिम्स्टेक, ब्रिक्स जैसे मंचों पर। और दूसरा, एक्शन को सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, बल्कि लोकल लेवल तक ले जाना होगा। कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट्स, शहर, महिलाओं के ग्रुप्स, सबको शामिल करना होगा। हाँ, जैसे भारत का CDRI है या नेपाल का सागरमाथा संवाद। बिल्कुल, ऐसी पहलुओं को और मजबूत करना होगा। ये हुई पहली मांग। दूसरी क्या है? दूसरी है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन, और मिटिगेशन यानी न्यूनीकरण, दोनों पर बराबर ध्यान देना।
मिटिगेशन मतलब उत्सर्जन कम करना, जड़ काटना, एडेप्टेशन मतलब जो असर हो रहे हैं उनसे निपटना, जैसे बाढ़ रोकने की दीवारें, हीट रेजिस्टेंट फसलें। दोनों जरूरी हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि दुनिया भर में खासकर अमीर देश ज्यादा जोर मिटिगेशन पर देते हैं, पैसा भी वहीं ज्यादा लगाते हैं। लेकिन दक्षिण एशिया जैसे इलाकों के लिए जहां असर अभी दिख रहे हैं बहुत भयानक रूप से, वहां एडेप्टेशन पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है। जीने मरने का सवाल है। हाँ, असर तो वाकई गंभीर है। एडीबी का डेटा है कि 2100 तक साउथ एशिया में साल के 200 दिन तापमान 35 डिग्री से ऊपर रह सकता है। सोचिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, हीट वेव, पानी का संकट, इन सब के लिए अडेप्टेशन चाहिए, अभी चाहिए। तो मांग है कि अडेप्टेशन पर भी उतना ही फोकस और पैसा लगे। हाँ, एक ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन बने और उसके लिए पैसा आए। ठीक है। तीसरी मांग भरोसे से जुड़ी है। अमीर और गरीब देशों के बीच जो विश्वास की कमी है। हाँ, ये बहुत बड़ी रुकावट है। भरोसा टूटा क्यों? क्योंकि अमीर देशों ने पुराने वादे पूरे नहीं किए। सबसे बड़ा उदाहरण वो $100 बिलियन सालाना वाला वादा है क्लाइमेट फाइनेंस का। हाँ, वो 2020 तक देना था। पर कभी पूरा नहीं हुआ। और जो दिया भी, उसमें लोन ज्यादा थे, ग्रांट कम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं हुआ ठीक से। और अब अमेरिका का बाहर हटना, इससे भरोसा और कम हुआ है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? मांग ये है कि विकसित देश पहले पुराना हिसाब चुकाएं, वो 100 बिलियन वाला वादा पूरा करें और भविष्य के लिए नए और ज्यादा बड़े फाइनेंशियल टारगेट सेट करें, NCQG। हाँ। जो 1.5 डिग्री के लक्ष्य के लिए जरूरी हो, सिर्फ बातें नहीं। और ये पैसा कैसा होना चाहिए? ये चौथी मांग है शायद। हाँ, सिर्फ पैसा नहीं, सही तरह का पैसा चाहिए। स्रोत कहते हैं फाइनेंस कैसा हो, प्रिडिक्टेबल, पता हो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, एडिक्वेट, जरूरत के हिसाब से काफी हो, एक्सेसिबल, मिलने का तरीका आसान हो, मुश्किल ना हो, और सबसे जरूरी नॉन डेट इंड्यूसिंग, मतलब ग्रांट हो, कर्जा ना हो, जो देश पहले से कर्ज में है उन पर और बोझ ना पड़े। ये कर्ज वाली बात बहुत अहम है। और पांचवी मांग? पांचवें है सबको साथ लाना। ये लड़ाई सिर्फ सरकारें नहीं लड़ सकती, नॉन स्टेट एक्टर्स, युवा, बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर, शहर, पंचायतें, सबको साथ लाना होगा। उनकी एनर्जी को सही दिशा देनी होगी। तो कुल मिलाकर साउथ एशिया एक मजबूत आवाज के साथ जा रहा है COP30 में। संदेश साफ है, वादों का टाइम गया, अब एक्शन का टाइम है। बिल्कुल, जिम्मेदारियां तय हो और मिलके काम हो। तो आज हमने 3 बिल्कुल अलग धरातल की बातें की। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जो नियमों में इंसानियत की बात करता है। हाँ। भारत भूटान का रिश्ता जो पुराने भरोसे पर आज भी कायम है। जी। और क्लाइमेट चेंज की चुनौती, जहां दक्षिण एशिया अब सिर्फ सहने वाला नहीं बल्कि समाधान में नेतृत्व करने वाला बनना चाहता है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या हम दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से निकले आनुपातिकता के सिद्धांत को या भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाले विचार को, हाँ, जो सिर्फ पैसे से आगे जाकर इंसान और पर्यावरण की बात करता है, क्या इन आइडियाज को हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों पर लागू कर सकते हैं? मतलब सिर्फ नियमों और अर्थव्यवस्था के चश्मे से ना देखकर। हाँ, ज्यादा मानवीय, ज्यादा न्याय संगत, ज्यादा टिकाऊ समाधानों की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, रिश्ते हो या पर्यावरण हो। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।